तो लास्ट क्लास में ना हम फाइल वाले मेन्यू या टैब को डिस्कस कर चुके हैं और इसमें कोई भी है ना ग्रुप नहीं होता। बाकी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे होम वाले मेन्यू को। तो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे है ना एक मोटी सी पट्टी आपको दिखाई देगी जिसको रिबन कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं, रिबन। और रिबन पर है ना सबसे पहले आपको क्या दिखाई देंगे, ग्रुप्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी है ना आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आगे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि देखिए यहाँ पर है ना आपको कई सारी टूल्स या कमांड्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो एमएस वर्ड में और एक्सेल में सेम रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ना उनको दोबारा से लिखना, उनको दोबारा से डिस्कस करना टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपको है ना एक काम जरूर करना है। देखो सभी एग्जाम्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों चीजें आती हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि आपको वर्ड पढ़ना ही पड़ेगा समझने के लिए एमएस ऑफिस को, फिर आप एक्सेल पढ़ेंगे, फिर आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग एक्सेल को डायरेक्ट पढ़ना मत शुरू करना। आप है ना पहले एमएस वर्ड को पढ़ना ताकि आपको सारी बेसिक बुनियादी बातें है ना पता चलती रहें। ठीक है, अब वो जो बातें हम एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों को या उन्हीं टूल्स या कमांड्स को अगर हम यहाँ पर भी देख रहे हैं तो फिर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड में मैं आपको डिटेल में उनको डिस्कस करा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ ही टूल्स के साथ होगा, पर जिनके साथ ऐसा है उनको दोबारा डिस्कस करने से जरूरत क्या पड़ रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी है ना सबसे पहले आपको जो ग्रुप देखने को मिलता है वो है क्लिप बोर्ड के नाम से। सेम पूरा कॉन्सेप्ट है जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको समझाया था। तो जल्दी से फटाफट है ना एक रिवीजन कर लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप आंसर देना कि सपोज दैट कि अगर आप किसी भी आइटम को कट या कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने से पहले वो आइटम है ना कहाँ रखा जाता है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर आपको भी पता है, दैट इज क्लिप बोर्ड। बट क्लिप बोर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर है दैट इज 24 या 1, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अगर हम बात करें 97 वाले वर्जन तक है ना तो 1 आंसर है, और 2000 वाला जो वर्जन था और उसके आगे जितने भी वर्जन है उन सभी में आंसर है 24। ठीक है, तो देखो क्लिप बोर्ड की जितनी भी बातें मैंने आपको एमएस वर्ड में समझाई थी वो सारी की सारी यहाँ पर भी सेम है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, बट एक छोटा सा चेंज या बदलाव है यहाँ पर, वो ये है कि क्लिप बोर्ड के अंदर है ना मैंने आपको एक टूल के बारे में बताया था, पेस्ट स्पेशल, और ये कैसे काम करता है ये बात आपको क्लियरली पता है। बट इसकी जो शॉर्टकट की है ना वो थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, कंट्रोल पहले है, ऑल्ट बाद में है। तो ये है ना आप नोट कर लेना, क्योंकि कई सारे लोग हैं ना फिर ये बाद में मेरे से पूछते हैं कि सर आपने एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है वो अलग लिखवाई थी और आपने एमएस एक्सेल के केस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की अलग लिखवाई हुई है, तो ऐसा गलती से हुआ है, बाई मिस्टेक हुआ है, कैसे हुआ है। तो बेटा इसका सही आंसर है कि शॉर्टकट की ही चेंज है। ठीक है ना, तो एमएस वर्ड में शॉर्टकट की अलग है और एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की अलग होती है। बाकी पेस्ट स्पेशल क्या होता है ये बात आपको पता है। इसके बाद है ना यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, फॉर्मेट प्रिंटर वाली बात। अब फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है, जबकि एमएस वर्ड में मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की लिखवाई थी। तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, एमएस वर्ड में शॉर्टकट की है और एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बस। तो क्लिप बोर्ड का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा सेम ही है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट, क्लिप बोर्ड स्पेस, 24 आइटम्स, 1 आइटम का कॉन्सेप्ट है ना, क्लिप बोर्ड का स्पेस वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें सेम है, बस दो चीजें जो चेंज है वो ये है कि फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की यहाँ पर दी नहीं गई है और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बदल दी गई है, यहाँ पर कंट्रोल पहले ऑल्ट बाद में है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो, अब इसके बाद है ना सेकंड नंबर पर जो आपको यहाँ ग्रुप देखने को मिलेगा वो है फॉन्ट के नाम से, जैसे कि एमएस वर्ड में भी था। ठीक है, तो एमएस वर्ड में भी यहाँ सेकंड नंबर पर आपको मिला था फॉन्ट के नाम से। ठीक, अब इस फॉन्ट में सबसे पहला टूल आता है फॉन्ट ही। ठीक है, इस फॉन्ट को आप फॉन्ट कह दो या फिर आप फॉन्ट टाइप कह दो, या फिर तीसरा नाम क्या होता है, फॉन्ट टाइप फेस। इन तीनों में से आप कोई भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फॉन्ट, फॉन्ट टाइप या फॉन्ट टाइप फेस। ठीक है, बट जो बात हमने एमएस वर्ड में देखी थी वही बात यहाँ पर है। एक बार जल्दी से ऐसी मुंह जवानी रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इसमें भी 2003 वाले वर्जन तक पहले बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आता था टाइम्स न्यू रोमन के नाम से। फिर 2007 वाला जब वर्जन आया तो कैलिबरी के नाम से कर दिया, और फिर जब 2007 के बाद फिर हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट 365, तो यहाँ तक भी कैलिबरी के नाम से ही फॉन्ट आ रहा था। बट अभी लेटेस्ट अपडेट में जो अपडेट आई है उसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले इस वर्जन के अंदर जो नया फॉन्ट का नाम है वो एप्टॉस कर दिया है, APTOS। तो एक्सेल में भी एप्टॉस है। ठीक है, तो अब बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर शब्द की हम बात करें यानी स्वतः ही आने वाले फॉन्ट की बात करें तो तीन नाम हो सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी और एप्टॉस। अभी एप्टॉस कर दिया इन्होंने। बाकी आप चाहें तो कोई भी फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी सुविधा हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, बट अपने आप जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आएगा वो एप्टॉस के नाम से आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि देखो ये माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन तक की बात करें ना तो यहाँ तक कैलिबरी ही नाम आ रहा था बाय डिफॉल्ट फॉन्ट के केस में। ठीक है ना, बट अगर हम बात करें जो नई अपडेट की तो फिर है ना एप्टॉस के नाम से कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चाहो तो ये बात है ना यहाँ लिख लो, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः ही, यानी कि कोई भी चीज़ जो अपने आप से आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम अभी क्या है, एप्टॉस के नाम से है।
ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लो। एक पॉइंट और लिख लो कि अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो इसकी भी अपनी एक शॉर्टकट की होती है, और वो है CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी अगर आप दबाते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अपने आप फॉन्ट चेंज हो रहे होंगे। और फॉन्ट चेंज करने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है, तो ये बात भी आपको मैंने बताई हुई है कि अगर आप है ना जब MS वर्ड में या एक्सेल में जाओगे फॉन्ट वाले इस टूल में यहाँ पर, तो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट की जगह मेन्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू या जिसको पुल डाउन मेन्यू कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी लिस्ट जो नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे, आपको क्लिक करने पर ऐसे लग रही है नीचे गिरते हुए जा रही है, तो इनको ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू कहा जाता है। तो उसमें ना और भी कई सारे फॉन्ट के ऑप्शंस होंगे, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि बाय डिफॉल्ट एप्टॉस और शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करना चाहें अलग अलग फॉन्ट चेंज करने के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो, अब इसके बाद है ना आपको अगला जो टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है बेटा फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज है ना यहाँ पर चेंज है, कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से समझा देता हूँ। फॉन्ट का साइज में ना चेंजेस है, क्योंकि MS वर्ड में फॉन्ट के साइज का अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। और वो अलग क्या है, जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फॉन्ट के साइज के लिए भी वो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आता है क्या, जैसे क्लिक किया और नीचे गिरती हुई लिस्ट आ रही है, हाँ यहाँ पर भी आता है। और उस लिस्ट में ना मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 लिखा हुआ ही आता है। बट यहाँ पर मिनिमम अगर आप मैनुअली करना चाहें तो 1 ले जा सकते हैं, और मैक्सिमम अगर फॉन्ट का साइज ले जाना चाहें तो 409 पॉइंट पर ले जा सकते हैं। ठीक है, जबकि MS वर्ड में क्या था यहाँ पर 409 की जगह था 1638। ठीक है, अच्छा बाई डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है 11 पॉइंट पर, यानी कि जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो जो बाई डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज आ रहा होगा वो 11 पॉइंट पे आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देखा कि MS वर्ड की जगह मतलब MS वर्ड की तरह यहाँ पर भी चीज़ें सेम ही है। जैसे मैं वहाँ पर भी मिनिमम 1 था, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट या मेन्यू में जो मिनिमम नंबर आता है वो 8 था, मैक्सिमम 72 था, पर मैनुअली अगर टाइप करें तो MS वर्ड में 1638 था, यहाँ 409 पॉइंट है। बाई डिफॉल्ट में 11 पॉइंट पे आता है। बट इसमें भी एक बात मैंने लिखवाई थी MS वर्ड के टाइम पर कि 2003 वाले वर्जन तक बाई डिफॉल्ट होता था 12 पॉइंट, फिर जब 2007 और इसके आगे के जितने भी वर्जन है उन सभी में 11 पॉइंट पर ये कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो ये पॉइंट है ना आप नोट कर लेना। ठीक है, बाकी जो 72 पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, तो वो रियल में किस साइज के बराबर होता है, 1 इंच के बराबर। 72.1 इंच के बराबर होता है। तो उससे अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ भी लिया जाए कि बताओ इतने पॉइंट अगर फॉन्ट का साइज है तो कितने इंचेस के बराबर होगा, तो ऐसा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे 36 पॉइंट दे दिया जाए फॉन्ट का साइज और पूछा जाए कि कितने इंच के बराबर है, तो आधे इंच के बराबर होगा, है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना देखो यहाँ पर भी है ना आपको ये सारे टूल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बोल्ड नाम का टूल है, इटैलिक नाम का टूल है ना, अंडरलाइन नाम का टूल है, ये सब है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट बात यह है कि देखो बोल्ड नाम के टूल की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस बी। ये बात आपको MS वर्ड में भी बताई थी, बट यहाँ एक एडिशनल चीज ये है कि अगर आप कंट्रोल प्लस 2 दबाते हैं ना तो इससे भी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक की शॉर्टकट की MS वर्ड में और यहाँ पर भी सेम ही है कंट्रोल प्लस आई। बट अगर हम सपोज दैट कि कंट्रोल प्लस 3 दबाते हैं तो इससे भी क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। और अगर हमें अंडरलाइन करनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस यू। ठीक है ना, बट CTRL प्लस 4 यानी कि कंट्रोल प्लस 4 दबाने से भी है ना क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो इनकी एडिशनल दो दो शॉर्टकट की दे रखी है, या एडिशनल एक एक शॉर्टकट की और दे रखी है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3 और कंट्रोल कंट्रोल प्लस 4, 4 नहीं होता MS वर्ड में, 2 और 3। चलो मैं बताता हूँ। आपको याद है मैंने MS वर्ड में कंट्रोल प्लस 2 किस चीज़ के लिए लिखवाई थी शॉर्टकट की, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। और कंट्रोल प्लस 3 नहीं होता, वहाँ 3 शॉर्टकट की होते हैं, कंट्रोल प्लस 1 फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 2 फॉर डबल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल प्लस 5 फॉर डेढ़ लाइन स्पेसिंग यानी कि 1.5 लाइन स्पेसिंग, यही लिखवाया था ना। तो MS वर्ड में है ना कंट्रोल प्लस 2 है ना डबल लाइन स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि यहाँ पर बोल्ड के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज मत होना, वहाँ अलग है यहाँ थोड़ा अलग है। अच्छा, जैसे कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4 यहाँ दे रखा है। एक चीज़ और है, एक और टूल होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू समझ गया ना, जैसे किसी भी लिखे हुए शब्द को है ना बीच में से कट कर देना, जैसे हेलो लिखा है इसको बीच में से कट कर दो, या फिर अगर रुपीज़ लिखा है 1000 तो इसको बीच में से कट करके दिखाना है, तो इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो क्या MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट की थी, तो आंसर है नहीं, वहाँ कोई शॉर्टकट की नहीं थी। बट MS एक्सेल में ना स्ट्राइक थ्रू की भी शॉर्टकट की दे दिया है, दैट इज कंट्रोल प्लस 5। तो ये एक नया चेंज है यहाँ पर। ठीक, बाकी देखो कंट्रोल प्लस 2, 3, 4 और 5 तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। कंट्रोल प्लस 1 किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि MS वर्ड में तो कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या कंट्रोल प्लस 1 यूज होता है, हाँ, पर उसका कॉन्सेप्ट क्या समझाता हूँ। देखो ये चीज़ आप है ना साइड में कहीं नोट कर लेना, मैं दोनों को ही कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो हो गया MS वर्ड और एक है MS एक्सेल। ठीक है बेटा, अब देखो MS वर्ड में क्या होता है कि एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं हम कंट्रोल प्लस डी, जिसके बारे में अभी मैं क्लास को शुरू करने से पहले ही बता रहा था, और अभी उत्तर प्रदेश में जो पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है बेसिकली कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। क्या खुलता है, डायलॉग बॉक्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस डायलॉग बॉक्स में ना आपको क्या दिखते हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स दिखते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना, तो यही सेम चीज़ है ना, क्या आपको MS एक्सेल में भी दिखाई देती है। अच्छा, एक बात और समझ लो कि जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला है ना, इसके ऊपर यहाँ लिखा आता है फॉन्ट, तो इसलिए इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो क्या MS वर्ड में जो चीज़ ये खुल रही है ऐसी MS एक्सेल में भी आती है क्या, हाँ, और उसे लाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस 1 दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस 1 दबाने से भी है ना आपके सामने क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है जी,
और डायलॉग बॉक्स के ऊपर है ना, यहाँ पर अब लिखा आता है फॉर्मेट सेल्स। क्या लिखा आता है? फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पर फॉन्ट लिखा आता है, यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स लिखा आता है, और इसके अंदर भी क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल्स ही आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल्स क्या है ये आपको एमएस वर्ड में मैंने बताया था, तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर कि एमएस वर्ड में अगर फॉर्मेटिंग टूल्स को अगर देखने के लिए क्या ओपन किया जाता है, तो आंसर है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस डी से। और एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल्स को देखने के लिए क्या किया जाएगा, तो हम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट की से। तो ये चीज़ है ना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे फॉन्ट साइज के बारे में मैं अभी आपको लिखवा रहा था ना, तो सेम एमएस वर्ड में भी जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, तो वो शॉर्टकट की यहाँ पर भी काम करती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर कभी आपको एक्सेल पढ़ना हो तो एमएस वर्ड को पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद देखना इसको। अब आगे देखो, इस फॉन्ट वाले है ना ग्रुप के अंदर अब आपको और कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी? ठीक है, तो अभी दो चीज़ें है ना हमने देख ली बेसिकली, दो क्या कई सारी चीज़ें हो गई। अब फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब हमें अगला यहाँ पर जो टूल देखने को मिलता है फॉन्ट के अंदर ही, वो है बॉर्डर के नाम से। क्या हम है ना यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? तो बॉर्डर क्या है, तो उसको आप समझने के लिए ऐसे लिख लो, जस्ट लाइक आउटलाइंस, है ना? अगर आप आउटलाइन टाइप की करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर एमएस एक्सेल जो आपने प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाया था शुरुआत में, तो वहाँ तो रो और कॉलम जैसी लाइनें पहले से ही बनी हुई थी। यानी अगर सपोज दैट कि ये एमएस एक्सेल की शीट है, तो यहाँ पर ये कॉलम की लाइनें हैं और उसके बाद ये रो की लाइनें हैं। तो यहाँ पर तो रो और कॉलम की लाइन पहले से बनी है, तो यहाँ कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है? तो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली जस्ट सपोज दैट कि आपका कोई डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 50, 60, ये आपने कोई डेटा लिखा है एक्सेल की शीट में। तो नॉर्मली है ना जो रो और कॉलम की लाइनें आपको दिख रही हैं, उन्हीं के बीच में ही डाटा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। बट सपोज दैट कि अगर आप ये चाहते हैं, सपोज दैट कि अगर आप ये चाहते हैं कि शीट में जितना डेटा आपने लिखा है वो अलग से भी नोटिफाई हो, उसको अलग से दिखाया जाए, तो फिर है ना क्या करेंगे, हम इतने वाले एरिया को क्या कर देते हैं, बॉर्डर लगा देंगे। इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम इतने सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जैसे ये आउटलाइन बॉर्डर हो गया, है ना? अगर पूरे सारी जगह डार्क डार्क लाइन आपको चाहिए तो हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो हर लाइन के ऊपर है ना डार्क डार्क लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे जाएगी। समझ गए नहीं? ऐसे आ जाएगी। तो अब आपको अलग से कुछ दिखाई दे रहा है इफेक्ट? आपको अलग से लग रहा होगा ना कि बीच वाला एरिया थोड़ा डार्क हो गया है। तो इस तरीके से दिखाने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉर्डर सेम वही है जैसे एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में समझाया था कि अगर आप है ना, वहां पर क्या था एमएस वर्ड में कि अगर आप किसी भी शब्द के ऊपर, है ना, किसी भी सेंटेंस के ऊपर या किसी भी पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे तो पेज के ऊपर भी बॉर्डर बताया था मैंने आपको, है ना, ये सारे टूल बताए थे। यहाँ पर जो बॉर्डर्स अप्लाई होते हैं ना वो बेसिकली सेल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो लिखना चाहें तो यहाँ पर ये बात लिखी जा सकती है कि अप्लाइड ऑन सेल्स, अप्लाइड ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं या अप्लाई किया जाता है। बताइए बात समझ में आ गई बेटा या नहीं? तो इफ यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर ऑन सेल्स देन यू मे यूज बॉर्डर टूल इन होम मेन्यू और टैब। क्लियर है? तो ये चीज है ना आप यहां से कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना देखो, आपको इसी फॉन्ट वाले ग्रुप के, इस फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर, फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर आपको है ना दो टूल और मिलेंगे। एक तो होता है बेटा टेक्स्ट कलर करके, यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, उसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर है ना सपोज दैट कि आप किसी भी सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं सेल फिल या कलर फिल बोल देते हैं, कलर फिल करना। ठीक है ना? यानी अगर मेरे को सपोज दैट के कोई सेल है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, या वही बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ ना मैं, कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो, और एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट कलर के लिए तो टेक्स्ट कलर अलग से टूल दे रखा है। और अगर आप किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो फिल कलर ऐसे लिखा हुआ आता है, फिल पहले है, फिल कलर। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लो बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना। ठीक है, तो इसके लिए आप है ना इन दोनों टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसे आप नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली है ना आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर हैं और आपको इन फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो अगर अप्लाई करना है, उन पर काम करना है, तो आप ये सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि जैसे अगर किसी बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है ना, तो उसको पॉप कलर भी कहा जाता है जनरली। पॉप कर देना ताकि वो हाईलाइटेड टाइप का दिखाई दे, उभरा हुआ दिखाई दे। तो इन शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको है ना एक और यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है अलाइनमेंट के नाम से। क्या है वो? अलाइनमेंट, यानी कि तीसरे नंबर पर आपको एक ग्रुप मिलेगा और वो है अलाइनमेंट। अब वैसे तो देखो अलाइनमेंट के बारे में मैं आपको प्रॉपर पूरी जानकारी दे चुका हूं जब मैंने आपको एमएस एक्सेल में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए थे। तो एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे बस। पहली बात तो ये कि अलाइनमेंट है ना कहां पर अप्लाई होता है, तो आंसर है सेल्स के अंदर या सेल के अंदर। यहाँ पर जो भी अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं वो इनसाइड द सेल यानी सेल के अंदर अप्लाई होगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर अलाइनमेंट में ये होती है कि टोटल अलाइनमेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है। क्या क्या नाम है उनके? टॉप, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, मिडिल।
ये 6 नाम होते हैं और इन टोटल मिला के 6 अलाइनमेंट से किसी भी सेल के अंदर कितनी पोजीशंस बनती हैं? तो आंसर है 9 पोजीशंस बनती हैं, यानी कि 9 स्थान बनते हैं। याद है ना, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने आपको बताया भी था ये पूरा कॉन्सेप्ट। और इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ समय पहले राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का जो पेपर हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो टोटल मिला के 6 अलाइनमेंट्स हैं और उनसे 9 पोजीशन या 9 स्थान है ना बन जाते हैं किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ याद है। मैं आपको ना 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से आपको बस ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बता दो। जैसे सपोज दैट के एक है ना दिया हुआ है यहाँ पर टॉप मिडिल, और एक पोजीशन दी हुई है टॉप सेंटर। तो बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है और सही मतलब गलत कौन सा है? मतलब एक पोजीशन इनमें से सही है और एक पोजीशन इनमें गलत है। सपोज दैट कि अगर आप है ना किसी भी सेल को बड़ा कर लेते हैं और फिर उसके अंदर की जो पोजीशंस हैं उनके अगर नाम लिख रहे हैं, टोटल 9 पोजीशंस के नाम लिख रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी पोजीशन सही है, कौन सी गलत है? तो आप गलत बता दो, ए या बी में से कौन सा गलत है, बस इतना बता दीजिए। बताओ जी, ये समझ में आ गया नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो क्या पूछा था मैं आपसे? मैंने ये पूछा था कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर पोजीशंस की बात करते हैं तो 9 पोजीशन में से कौन सी इनमें से पोजीशन सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो देखो आपको याद है मैंने बताया था कि टॉप अगर पोजीशन लिख रहे हो तो उसके साथ सेंटर नहीं लिखा जाता, मिडिल लिखेंगे, या बॉटम के साथ मिडिल लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लेफ्ट अगर पोजीशन का नाम लिख रहे हैं तो उसके साथ सेंटर लिखा जाता है, ऐसे राइट के साथ सेंटर लिखा जाता है। तो क्रॉस चलता है इसमें सेंटर और मिडिल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या लिखा टॉप, तो टॉप के साथ सेंटर आएगा या मिडिल आएगा? तो टॉप के साथ सेंटर नहीं आ सकता, मिडिल आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ है ना आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अलाइनमेंट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो आगे, इसी अलाइनमेंट वाले है ना ग्रुप के अंदर आपको और भी टूल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको है ना एक टूल और मिलेगा अलाइनमेंट के नाम, वो ओरिएंटेशन के नाम से। तो अभी ग्रुप का नाम तो अलाइनमेंट ही है, तो मैंने यहाँ पर जो अभी आपको समझाया वो तो था अलाइनमेंट। अब आता है यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ ओरिएंटेशन। आपको याद है एमएस वर्ड में जो मैंने ओरिएंटेशन आपको समझाया था, वो ओरिएंटेशन पेज का ओरिएंटेशन होता है जिसके 2 नाम होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, है ना। बट एक्सेल में क्या है ना, ओरिएंटेशन 2 जगह दे रखा है। एक तो ओरिएंटेशन यहाँ दिया हुआ है और ये ओरिएंटेशन सेल का ओरिएंटेशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल का ओरिएंटेशन। ठीक है जी, सेल का ओरिएंटेशन। और यहाँ पर भी पेज का ओरिएंटेशन भी होता है। आप बोलेंगे सर एक्सेल की शीट जो आपने दिखाई थी रो कॉलम वाली वो कोई पेज जैसा तो दिख नहीं रही थी, तो यहाँ पर पेज का क्या कॉन्सेप्ट है? एमएस वर्ड में तो पेजेस दिखते भी हैं व्हाइट कलर के, यहाँ क्या मतलब है? तो बात यह है बेटा कि आप अपनी एमएस एक्सेल की जो शीट है ना उसको पेजेस की फॉर्म में डिवाइड करके देख सकते हो। आप एक्सेल की शीट को पेजेस के रूप में चेंज करके देख सकते हो। पेज कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको यहाँ पर व्यू वाले मेन्यू या टैब में जाना पड़ता है, फिर जाके आप पेजेस की फॉर्म में भी शीट को बना के देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें भी हेडर फूटर लग जाता है। बट जो नॉर्मल एक्सेल का व्यू आपको दिखाई देता है ना उसको नॉर्मल व्यू के नाम से ही बोलते हैं। तो नॉर्मल व्यू में ना एक्सेल की शीट रो और कॉलम वाली आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें तो वो अलग चीज़ है जो मैं आगे आप बताऊंगा आपको। बट यहाँ ओरिएंटेशन वो सेल का ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए पहले। जैसे सपोज दैट है ना कोई एक्सेल की शीट बनी हुई है आपके सामने जिसमें कॉलम्स हैं और आपको रोज यानी पंक्ति दिखाई दे रही है। इनके है ना हेडिंग्स होते हैं ए बी सी डी करके, और रो के हेडिंग होते हैं 1 2 3 करके। अब सपोज दैट कि ये वाला जो सेल है ना इसको आप बाहर निकाल लो, इस सेल का नाम है B2। तो इसमें होगा क्या कि आप जो भी लिखेंगे उसको है ना आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपने लिखा हेलो, अब अगर आप ये चाहते हैं कि हेलो नाम का शब्द जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे हो जाए टेढ़ा सा, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है जी हाँ, ऐसे हो जाता है। तो सेल के अंदर है ना आपको हेलो नाम का शब्द ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो पूछा ये जाता है पेपर में कि बताइए कि किसी भी सेल के अंदर ओरिएंटेशन चेंज किया जा सकता है या नहीं? तो आंसर किया जा सकता है। तो पहली बात तो कि ओरिएंटेशन को भी अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यही 2 नाम लिखेंगे क्या ना? यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप नाम नहीं लिखा जाता सेल के अंदर, यहाँ लिखा जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। समझ में आ गया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी घूमती है, जैसे यूं घड़ी की सुइयां घूम रही है, क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी ऐसे उल्टी घूमेगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लिखे हुए शब्द को घुमा सकते हैं। बट एक चीज और कि यहाँ जो लिखा हुआ शब्द है तो बाय डिफॉल्ट केस में तो ये हॉरिजॉन्टल आता है। इसके बाद जो भी आप क्लॉकवाइज है ना ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसमें या तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा या ऐसे टेढ़ा हो जाएगा या बिल्कुल सीधा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आप अपने इस टेक्स्ट को है ना या तो डायगोनल या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसी पोजीशन में ला सकते हैं।
तीन ही पोजीशन बनती है भाई। या तो आप बाई डिफॉल्ट केस में है ना किसी भी शब्द को ऐसा देख रहे हो, या फिर आप है ना ऐसे भी ला सकते हो उसको, या फिर आप ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी आ जाता है किसी सेल के अंदर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो शब्द आपने सेल के अंदर लिखे हैं उनकी पोजीशंस है ना, या उसका ओरिएंटेशन किस दिशा में है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ये हो गया डायगोनल, और ये कहलाता है वर्टिकल। इन तीन तरीके से आप किसी भी सेल के अंदर शब्द को लिखकर देख सकते हैं। तो वैसे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्द ही आप ध्यान रखना, बट फिर भी आप है ना यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो कि अगर आप है ना ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है। तो देखो जो भी शब्द लिख रहे हैं उसकी, तो बाई डिफॉल्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, यानी कि जो भी शब्द आप लिखेंगे वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हुए दिखाई देते हैं, ये होता है बाई डिफॉल्ट। अब इसके बाद अगर आप ओरिएंटेशन अप्लाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल ले जा सकते हैं, यानी कि तिरछा ले जा सकते हैं अपने शब्द को, या फिर है ना आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल भी दिखा सकते हैं। वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है साहब। तो ये पॉइंट है ना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट कर देना, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डीप में अगर क्वेश्चन पूछा गया तब पूछ सकते हैं कि बताओ किसी सेल के अंदर ओरिएंटेशन अगर चेंज किया जा रहा है तो उसकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्या स्थान हो सकते हैं, कौन सी पोजीशन में उसको ओरिएंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया डायगोनल, और ये ऐसे सीधे है तो वर्टिकल कहलाएगा। बताओ जी बात समझ में आ गया नहीं। ठीक है। अब एक जो मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। देखो रिसेंटली अभी कोई पेपर हुआ है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही था, तो उस नंबर को आपने नोट भी कर लिया होगा। तो मैंने ना ये भी बोला हुआ है आपसे कि अगर कोई भी पेपर हो या कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज कर अपने क्वेश्चन को डाउट क्लियर कर सकते हैं, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बेसिकली क्या है ना कि मेरे को जो लोग डाउट भेजते हैं, तो अभी रिसेंटली कोई पेपर हुआ होगा, तो एक स्टूडेंट ने ना मेरे को क्वेश्चन भेजा। तो उस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बताओ एमएस एक्सेल में ऐसे था कुछ क्वेश्चन कि अगर आप किसी एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर अगर आप किसी शब्द को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, कुछ इसी तरीके की भाषा थी, तो उसे क्या कहा जाता है। अब देखना क्या लिखा हुआ है। एक ऑप्शन पर तो लिख दिया उन्होंने ओरिएंटेशन, और दूसरे ऑप्शन पर लिख दिया उन्होंने सेल ओरिएंटेशन। क्या लिख दिया है, सेल ओरिएंटेशन। अब बताओ क्या है सही आंसर इसका। अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या आंसर दोगे। जो भी मैंने समझाया उसके कॉमन सेंस से बता दीजिए। फिर से बता, अभी दिखा भी दूंगा चलो मैं आपको। तो पहली बात तो ये आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर किसी भी है ना शब्द को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो ओरिएंटेशन बोलेंगे, सेल ओरिएंटेशन बोलेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर टूल का नाम क्या लिखा है, ओरिएंटेशन। जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ वो है उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन, यही करता हूँ ना। तो सेल ओरिएंटेशन या सेल का ओरिएंटेशन ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आता है, लिखा हुआ ओरिएंटेशन ही आएगा। बस समझने के लिए ना उसको सेल ओरिएंटेशन कहा जा रहा होता है। क्योंकि ऐसे समझ लो कि ये जो आप ओरिएंटेशन कर रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। तो आप ऐसे ही तो बोलेंगे सेल ओरिएंटेशन, पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ऑप्शन में ये दोनों चीज देनी नहीं चाहिए थी, जो भी जिसने भी पेपर ये क्वेश्चन बनाया होगा। क्योंकि देखो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, आधे बच्चे तो डेफिनेटली गलत आंसर कर देंगे, वो सोचेंगे सेल के अंदर ही होता है ना यहाँ तो सब कुछ, हाँ तो सेल ओरिएंटेशन होगा। तो वैसे तो देने नहीं चाहिए थे। बट अगर आप ये सोचें कि भाई वो तो एग्जामिनर है, क्वेश्चन कैसे भी लिखेगा, हमें आंसर देना है, तो फिर आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि सेल ओरिएंटेशन लिखा हुआ शब्द नहीं होता कहीं पूरे एक्सेल में। बट किसी भी सेल के अंदर ओरिएंटेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसे सेल ओरिएंटेशन कहा जाता है। समझे या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे हिंदी का शब्द का हटा दूं तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो ओरिएंटेशन अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, या ये जो ओरिएंटेशन अप्लाई हो रहा है वो क्या है, तो सेल ओरिएंटेशन है। समझ में आई बात या नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और डिस्प्ले कैप्चर में ना ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी आपको मेरे कंप्यूटर का है ना डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट विजिबल स्क्रीन दिख रही होगी। और अब मैं है ना एक्सेल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे नीचे मोटी सी पट्टी यानी टास्क बार में जाना होगा, यहाँ ब्लू वाले बटन पर क्लिक करना होगा जिसको हम स्टार्ट मेन्यू बटन कहते हैं। यहाँ ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट में हमको एक्सेल को ढूंढना है। एक्सेल पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, और ये एक्सेल खुल गया। तो यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब ब्लैंक वर्कबुक पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सेल का स्ट्रक्चर खुल के, मतलब फाइल खुल के आ गई, वर्कबुक खुल के आ गई। अब हम जा रहे हैं होम के अंदर। होम हमारा बाई डिफॉल्ट ही होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो क्लिपबोर्ड है सबसे पहला ग्रुप, फिर फॉन्ट है, इसके बाद अलाइनमेंट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये वो देखो टूल दे रखा है ओरिएंटेशन के नाम से। ठीक है, मैं फिर से कहीं क्लिक करता हूँ और इस टूल पे ले जाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओरिएंटेशन। तो क्या ना, रोटेट योर टेक्स्ट डायगनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। यानी कि इसका इस्तेमाल है ना ज़्यादातर तब किया जाता है जब आपके कॉलम्स के साइज पतले पतले हो, तब आप है ना, समझ रहे ना। जैसे बाई डिफॉल्ट जो आप लिखेंगे वो तो हेलो ऐसे लिखा आ जाएगा, बट अगर आप इसको ना डायगनल या फिर वर्टिकल करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये देख लो, यहाँ पर देखो काउंटर क्लॉकवाइज लिख दो या एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एक ही बात है। तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दो शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बोर्ड पे भी ये शब्द लिख दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, कैसे आ जाएगा। ये तब किया जा रहा है जैसे मान लो कॉलम का साइज बहुत पतला हो आपके ऐसे, तब है ना हम क्या करते हैं, इन शब्दों को ऐसे वर्टिकली ओरिएंट कर लेते हैं। समझ में आई बात है नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ। देखो तो फिर से दिखा दूँ आपको कि यहाँ जो है ना देखो शब्द लिखा हुआ आ रहा है वो है ओरिएंटेशन, सेल ओरिएंटेशन नहीं लिखा रहा। और अंदर क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ आ रहा है ना। तो बोला इसे सेल ओरिएंटेशन जाएगा, जबकि लिखा हुआ ओरिएंटेशन आता है। बताओ बात समझ में आ गई नहीं। तो आई होप सो ना यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो
अब मैं आ जाता हूँ आपके सामने फिर से और इसे आगे समझाता हूँ। देखो सारा का सारा खेल है ना यहाँ पर टूल्स एंड कमांड्स का है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। जितने टूल्स कमांड के बारे में जानकारी ले लोगे, जितने अच्छे तरीके से जानकारी ले लोगे, तभी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर ठीक कर पाएंगे। वरना सीधी सीधी बात है, अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करी तो आप एक रिस्क रिस्क पर खेल के जा रहे हो, रिस्क पर खेल रहे हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्द मैंने लिखा है, तो आप इसे चाहे तो काउंटर क्लॉकवाइज शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप है ना जो नॉर्मली लिख रहे हो शब्द को, वो हॉरिजॉन्टली लिखा आता है बाय डिफॉल्ट में, बट उसे डायगोनल और वर्टिकल भी दिखा सकते हैं। कैसे? ओरिएंटेशन के द्वारा। और सेल ओरिएंटेशन कहीं भी लिखा हुआ शब्द नहीं आता है। बताओ बात समझ में आ गया? नहीं, ओरिएंटेशन शब्द ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो हमने ना बेसिकली यहाँ पर अलाइनमेंट वाले इस ग्रुप के अंदर पहले तो अलाइनमेंट के बारे में देखा। इसके बाद यहाँ पर टूल दिया हुआ ओरिएंटेशन के नाम से, तो ओरिएंटेशन के बारे में देख लिया हमने। अब इसके बाद है ना यहाँ पर एक और टूल दिया हुआ वर्ड रैप टेक्स्ट के नाम से, वर्ड रैप टेक्स्ट, या फिर इसको है ना रैप टेक्स्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। तो मेरे को ना दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है ना मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ एमएस वर्ड में। रैप टैक्स या वर्ड रैप टैक्स का मतलब होता है शब्द के नीचे शब्द आना, है ना। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कुछ लिखेंगे तो एक ही लाइन में ना आपको लिखता हुआ दिखाई देगा, ऐसे चलता हुआ, है ना। बट सपोज दैट आप है ना किसी सेल के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो आपको है ना शब्द के नीचे शब्द के रूप में चाहिए। जैसे मान लो आपको लिखना है हेलो और फिर लिखना है मान लो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, तो आपको किसी भी सेल के अंदर ऐसा लिखा हुआ चाहिए एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द, तो आप है ना रैप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर टूल दिया गया है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम है ना कई सारे सेल्स को मर्ज कर लें और फिर मर्ज करने के बाद जो भी लिखना चाहें वो सेंटर में लिखें? तो आंसर है हाँ, ऐसा कर सकते हैं। देखो एक्चुअली होगा क्या ना, जब आप एक्सेल की शीट खोलेंगे, ठीक है, या काम कर रहे होंगे, तब आपको यहाँ पर कॉलम्स और रोज दिखाई देंगे। अब सपोज दैट कि आप है ना ये चाहते हैं कि कई सारे कॉलम्स को है ना मर्ज कर दिया जाए ताकि जो लिखना चाहते हैं वो सेंटर में लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो ये बी और सी दोनों सेल को सेलेक्ट करना माउस से, और जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे तो इनके बीच में से कॉलम की जो लाइन है ना वो गायब हो जाएगी, केवल यहाँ तक की बस। बाकी कॉलम की लाइन नीचे वो तो रहेगी रहेगी। अब आप जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दो तो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो हम यहाँ पर सिंपल सा थ्योरेटिकल वे में समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे उनके बीच की कॉलम वाली लाइनें गायब हो जाएगी। कॉलम वाली लाइन क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और उस गायब होने की वजह से जो भी फिर आप लिखेंगे वो सेंटर में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करना चाहें उतने कर सकते हो। ठीक है ना। सपोज दैट कि आप ए, अच्छा एक चीज़ और, हेडिंग क्या बनेगी ये भी जरूरी है। जैसे बी और सी को है ना आपने मर्ज किया था, तब क्या हो जाएगा? ऐसे आएगी हेडिंग। आपने क्या कर लिया? अच्छा हेडिंग तो वही रहेगी ना, क्योंकि हम पूरे को थोड़ी मर्ज कर रहे हैं। हाँ हेडिंग में कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा। यानी सपोज दैट कि हम बी और सी वाले है ना इन मतलब इतने दो सेल को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हेडिंग तो यही रहेगी ना, क्योंकि बाकी नीचे के कॉलम तो कॉलम बने हुए हैं ना अभी। हाँ हेडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो मेरे दिमाग में आ गया कि अगर हम सपोज दैट के किसी कॉलम का, पूरे कॉलम का डेटा है ना आगे शिफ्ट कराना चाहें, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आगे समझाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर आप है ना जितने सेल्स चाहें उन्हें सेलेक्ट कर लो और फिर अगर आप सेंटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की कॉलम वाली लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नाम नहीं पता हुआ है। मर्ज का मतलब सेल्स को मर्ज करना और सेंटर में लिखना। लिखना चाहो तो लिख लो, सेल्स को मर्ज करके, सेल्स को मर्ज करके सेंटर में लिखने के लिए, सेंटर में लिखने के लिए क्या करेंगे आप? मर्ज एंड सेंटर टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली है ना हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि सबसे पहले तो क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, फिर फॉन्ट नाम का ग्रुप है, और उसके बाद अलाइनमेंट नाम का ग्रुप हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो होम के अंदर है ना आपको दिखाई देगा नंबर के नाम से, ये नंबर्स कह सकते हो, नंबर्स के नाम से ना एक और आपको यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलेगा। अब ये क्या मीनिंग है समझाता हूँ। देखो सपोज दैट कि कभी आपको है ना एक्सेल की शीट में कोई नंबर लिखने थे, इस तरीके से आपने लिख दिया, लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, टाइपिंग कर दी आपने, कर दी, और ऐसे मान लो आपने 500 1000 सेल में डाटा लिख दिया। ठीक है, फिर अचानक है ना कोई आके ये बोला यार ये तुमने केवल नंबर नंबर क्यों लिख दिया है? यार तुम्हें इनसे पहले ना रुपीज़ का सिंबल लगाना था, यानी कि आपको हर नंबर से पहले ऐसे रुपीज़ का सिंबल लगाना है। तो अब आप फिर है ना हर एक नंबर से पहले ऐसे रुपीज़ का सिंबल लगाओगे, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आप ये काम करना चाहोगे कि हर एक नंबर से पहले रुपीज़ का सिंबल आ जाए? तो सीधी सी बात है, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो है नहीं। तो यहाँ पर है ना आप जाएंगे नंबर्स वाले इस ग्रुप के अंदर, और यहाँ आपको नंबर फॉर्मेटिंग दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? नंबर्स फॉर्मेटिंग, नंबर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नंबर्स फॉर्मेटिंग के लिए आपको ना कौन से ग्रुप का, टूल का इस्तेमाल करना होगा, तो आंसर है नंबर्स वाले इस ग्रुप का, जो कि होम वाले मेन्यू के अंदर दे रखा है। अब क्या मीनिंग है समझाता हूँ। इस नंबर फॉर्मेटिंग में ना ये ध्यान रखना कि सबसे पहला जो फॉर्मेट आपको दे रखा होता है वो जनरल के नाम से होता है। जनरल का मतलब होता है नो स्पेस फॉर्मेट, नो स्पेस फॉर्मेट। और ये ध्यान रखना कि यही वाला बाय डिफॉल्ट भी होता है, यानी कि जब आप एमएस एक्सेल की फाइल में कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो जनरल फॉर्मेट ही आपका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है जो आप लिखते जा रहे हो। सपोज दैट कि ये कोई सेल है और इस सेल में आप चाहे हेलो लिखें, चाहे ये कोई सेल है इसमें आप कोई नंबर लिखें, तो लगातार लिखते हुए चले जाएंगे, जब तक आप स्पेस खुद से नहीं देंगे तब तक अपने आप स्पेस नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसलिए इसको बोलते हैं नो स्पेस फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट। ठीक है,
बट इसके बाद है ना अगला ही आपको एक और टूल यहाँ दिखाई देगा, नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। अब ये क्या है समझाता हूँ। एक्चुअली होगा क्या ना यहाँ पर कि अगर आप कोई नंबर है किसी सेल के अंदर, जैसे सपोज दैट कि ये सेल है और इसमें 600 लिखा हुआ है और आप इसे नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज करना चाहते हैं। नॉर्मली जो भी लिखेंगे वो जनरल फॉर्मेट कहलाता है, अब नंबर फॉर्मेट तो ऑटोमेटिकली है ना ये 600 जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा .00। तो ये कहलाता है बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग। बताओ जी बात समझ में आई या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? तो मोटी मोटी बात है ना हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर है ना किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर जो भी लिखे हुए हैं उनके आगे हमें .00 लिखा हुआ दिखाना है तो हम है ना ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना, मान लो आपने नॉर्मली नंबर नंबर ऐसे लिख दिया 600 700 800 इस तरीके से, और फिर बाद में है ना पता चले कि आपसे कोई ये कह रहा है कि यार ऐसे नहीं लिखना, इन सबके बाद है ना .00 लगाओ। तो फिर है ना आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना, अपने आप हर एक नंबर के आगे 00 लग जाएगा। इसके बाद अगला एक और फॉर्मेटिंग होती है जिसे बोलते हैं करेंसी फॉर्मेटिंग। अगला लिख लो, करेंसी फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल सा जो भी नंबर आपने लिखा है 600 और आप इसको सेलेक्ट करने का तो उस करेंसी वाले टूल पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली है ना रुपीज का सिंबल बन के आ जाएगा और .00 भी आ जाएगी। ये होता है करेंसी फॉर्मेट। यानी मोटा मोटा आपसे ये कहा जाए कि जितने भी सेल्स में आपने डाटा लिखा है उन सभी को सेलेक्ट करके फटाफट जल्दी से सभी नंबर के आगे रुपीज का सिंबल लगाओ और .00 लगा दो। तो ये ऐसे एक एक करके हर एक सेल में थोड़ी काम करोगे, इसको सीधे सारे सेल को सेलेक्ट करके आप इस नंबर पे ये करेंसी फॉर्मेट पर क्लिक कर दोगे, सब में आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना। चलो एक और देख लेते हैं। इसके बाद है ना एक और फॉर्मेटिंग होती है नंबर्स की जिसे अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग के नाम से बोलते हैं। अकाउंटिंग ये क्या होता है, जैसे ही कोई सेल आपने सेलेक्ट किया और उसमें लिखा है 600 तो क्या होगा बेसिकली कि रुपीज का जो सिंबल है वो तो दूर हो जाएगा और 600.00 ये दूर हो जाता है, इनके बीच में गैप आ जाएगा। ये भी आपको कब दिखाई देगा पता है, जब आप है ना कॉलम की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप इतना ही रखोगे ना तो ये वाला जो बीच का गैप है वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि कॉलम की जो चौड़ाई है ना वो अगर कम है तो गैप कहाँ से दिखा देंगे आप, नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये नंबर राइट में जाता जाएगा और रुपीज का सिंबल लेफ्ट में जाएगा। तो इससे हमें रुपीज का सिंबल अलग लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग। इसके बाद है ना आगे लिख देता हूँ, आप नीचे लिखना अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो। इसके बाद है ना आपको और भी फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सपोज दैट कि आपने एक्सेल की शीट में ना ढेर सारे नंबर्स लिखे और फिर अचानक कोई आपको आके कहता है यार इन सबको परसेंटेज के रूप में लिख के दिखाओ। तो फिर आप सेल्स को सेलेक्ट करके परसेंटेज वाले सिंबल पे, ये टूल पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो नंबर लिखा है 600 ये लिखा आ जाएगा 60,000 और परसेंट का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। समझे या नहीं? अब आप बोलेंगे सर 60,000 क्यों हो गया, 600 ही तो आना चाहिए था। नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये बात आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है कि अगर सपोज दैट 60,000 के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है और आप इस परसेंटेज के सिंबल को हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे आप इस परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे आप डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 600 मिल जाएगी जो कि ये लिखी हुई है ना। तो इसीलिए अगर आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं किसी नंबर में सिंबल को तो आपको उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही है ना मैथमेटिक्स का रूल। तो इसलिए जो भी नंबर्स लिखे होंगे उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ आ जाएगा। इसके बाद है ना एक और फॉर्मेट लिख लीजिए, डेट फॉर्मेट। एक होती है शॉर्ट डेट और एक होती है लॉन्ग डेट, ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे। तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो या पहले तो डेट का कॉन्सेप्ट समझो। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक्सेल में एक रेफरेंस डेट का कॉन्सेप्ट होता है, एक रेफरेंस डेट कंसीडर की जाती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख लो, ये रेफरेंस डेट का मतलब क्या है समझाता हूँ। देखो अच्छा एक बात और भी हमें दिमाग में आनी चाहिए कि सपोज दैट ये कोई नंबर लिखा हुआ है 600 है ना, तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप किसी भी फॉर्मेट पर क्लिक कर दोगे तो उसका वैसे ही फॉर्मेट बन के आ जाता है, जैसे करेंसी फॉर्मेट में रुपीज का सिंबल और .00 ऐसे लिखी हुए आ जाएंगे। बट सपोज दैट कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे इस डेट की फॉर्मेट में कैसे चेंज कर देंगे, सोचने वाली बात है नहीं। किसी लिखे हुए नंबर को डेट में कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर ऐसे आ जाएगा क्या, जैसे 600 लिखा हुआ है तो 6 फिर ऐसे आ जाएगा क्या, तो ये कौन सी डेट होगी भाई। तो यहीं पर है ना हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एक्सेल का, और वो है रेफरेंस डेट का। क्या मीनिंग है समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि एक्सेल में एक रेफरेंस डेट कंसीडर की गई है और वो है 1 जनवरी 1900 यानी 01/1900, और सिंपल तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं 1 जनवरी 1900। ये एक्सेल की एक रेफरेंस डेट है। ये उसी तरीके से जैसे इतिहास काम करता है, अगर आपने इतिहास की कोई भी यानी हिस्ट्री की कोई भी घटना को पढ़ा हुआ है तो उसमें ऐसे लिखकर बताया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले या ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद। तो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो उनके जन्म को एक रेफरेंस डेट के तौर पर लिया जाता है इतिहास की घटनाओं को समझाने में, है ना। तो वहां पर है ना फाइनली हमें वो एक फिक्स नाम या डेट पता चल गई है, ईसा मसीह का जन्म। ठीक है ना, तो वैसे ही समझ लो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप कोई नंबर लिखेंगे ना तो एक रेफरेंस डेट से काउंट करेंगे इस नंबर की डेट को। कैसे? 1 जनवरी 1900 के बाद या इस दिन से, ऐसे समझ लो इस दिन से 600वें दिन आगे जो तारीख होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। आप समझे नहीं? यानी 1 जनवरी 1900 से 600वें दिन यानी ये पहला दिन है, ये फर्स्ट डे है, तो 600वें दिन जो तारीख होगी वो है ना अपने आप आ जाएगी वहां पर लिखी हुई। तो एक नंबर एक डेट की फॉर्मेट में इसकी वजह से चेंज हो जाता है। बताओ बात समझ में आ गया नहीं? अगर ये है शॉर्ट डेट, इस ये फॉर्मेट को कहते हैं शॉर्ट डेट फॉर्मेट, और लॉन्ग डेट में है तो वो भी लिखा आ जाएगा, है ना। जैसे कि उस दिन है ना कौन सा दिन था वो लिखा आ जाएगा, मान लो ट्यूसडे था तो ट्यूसडे कॉमा
और जनवरी ऐसे लिखा आ जाएगा, ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ना अगर हम कोई भी नंबर है उसे डेट की फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ना एक चीज और दे रखी होती है, अगर आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो साइंटिफिक फॉर्मेट में भी आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाता है, जैसे कोई नंबर 600 लिखा हुआ है तो साइंटिफिक फॉर्मेट में ऐसा लिखा है जैसे 6.00 प्लस 2e। देखा है आपने कभी ऐसा लिखा हुआ? ये बेसिकली तब आता है, एक इसका रियल एग्जांपल बताता हूँ, कैलकुलेटर में आप है ना किसी भी नॉर्मल कैलकुलेटर होता है जो उसमें कोई इक्वेशन मतलब या कोई डिवीजन करके देखना, नॉर्मली साधारण जो कैलकुलेटर होता है उसमें एक डिवीजन करके देखना जिसमें बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई आए। अब वो इतनी बड़ी संख्या एक रिजल्ट के रूप में जो आ रही है ना, वो कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर पूरी एक साथ नहीं दिखाई जा सकती, तो फिर वो ऐसा साइंटिफिक फॉर्मेट बन के आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप सारे नंबर्स को ऐसे साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखकर दिखाना चाहते हैं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। और एक फॉर्मेट और है लास्ट, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि अगर आप अपने किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हो गया वही बटा, 2/3, 1/2, इस तरीके के अगर रूप में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो, यानी उसके फ्रैक्शंस अगर हो सकते हैं तो ऐसा दिखा दिया जाएगा। तो ये चीज़ है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो फाइनली एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि अगर आपने एक्सेल की शीट में कोई नंबर्स लिखे और आप उनकी नंबर फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इतने तरीके की नंबर फॉर्मेटिंग दे रखी है, आप किसी भी नंबर को इन किसी भी नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के बाद है ना आपको होम वाले ही इस मेन्यू या टैब के अंदर एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है स्टाइल्स के नाम से। क्या है? स्टाइल्स के नाम से। तो अगला लिख लीजिए 5th नंबर पर स्टाइल्स। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आप है ना जैसे एक्सेल में जो भी काम कर रहे हैं वो कर लो पहले, या फिर पहले से ही कोई स्टाइल चेंज कर लो और फिर उसके बाद है ना आप लिखना शुरू करो, तो ये भी कर सकते हो। आपको याद है जैसे एम एस वर्ड में मैंने थीम वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आप अपने एम एस वर्ड की है ना थीम चेंज कर सकते हो, उसमें कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो वैसे ही दे रखा है, यानी कि आप अपनी एक्सेल की शीट की स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी कई सारे टूल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे सबसे केवल नॉर्मली स्टाइल चेंज करना वो नहीं है, और भी कई सारे टूल हैं। जैसे एक टूल आपको यहाँ पर और भी दे रखा है जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक टूल आपको यहाँ पर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से, आप पहले लिख लो। इनका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, कोई हिंदी नाम नहीं है। दूसरा यहाँ जो टेबल जो दूसरा जो आपको टूल देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, वो मिल जाता है फॉर्मेट एज अ टेबल। यहाँ लिखा आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। ये बेसिकली टेबल का स्टाइल होता है, यानी सपोज दैट कि आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं एम एस एक्सेल की फाइल में। आप बोलेंगे सर एम एस एक्सेल की फाइल में या शीट पर है ना अलग से टेबल बनाने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से रो और कॉलम वाला टेबल जैसा फॉर्मेट बना हुआ आ रहा है। तो देखो पहले तो रो और कॉलम से जैसा फॉर्मेट तो आता ही है, ये बात तो तय है, टेबल जैसे लगता है कॉलम और रो, है ना। बट फिर भी अगर आप उस शीट पर अलग से टेबल बना के दिखाना चाहो, यानी दिखे कि अलग से टेबल बनी हुई है, कोई रो कॉलम, उस टेबल का नाम, उसके टेबल के जो हेडिंग्स होते हैं या कॉलम्स के जो हेडिंग होते हैं वो आपको अलग से दिखाई दे, अलग से टेबल का फॉर्मेट दिखाई दे, तो आप है ना टेबल बना सकते हैं और उसके फॉर्मेट या स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर होता है सेल्स का स्टाइल। सेल्स स्टाइल, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि आपने जितने भी सेल्स में जो भी डाटा लिखा है उन पर्टिकुलर सेल्स का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूछा जाए आपसे कि सेल का स्टाइल चेंज हो जाएगा, हाँ। किसी टेबल का स्टाइल चेंज हो जाएगा, हाँ। अब जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखे मैंने स्टाइल को लेकर पूछ लेते हैं एक्सेल में। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है ऑप्शन ए वाला, जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो अगर नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लो कि स्टाइल नाम के इस ग्रुप के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल्स फॉर स्टाइल्स, ये 3 टूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब कर दो, नोट कर लीजिए आप इसको, कोई डाउट है तो पूछे यहाँ तक। यहाँ तक अगर कोई डाउट आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चिंता मत करिएगा कि अगर आपको जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी मैं समझाऊंगा तो ये कैसे दिखता है, या टेबल फॉर्मेट कैसे बनता है, या सेल की स्टाइल कैसे चेंज होती है, वो आप चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल में भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और समझ लेते हैं, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास को। तो 5वें नंबर पर है ना आपको यहाँ जो ग्रुप दिया हुआ है उसका नाम है स्टाइल्स, और स्टाइल के अंदर आपको एक टूल दिया हुआ है जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना क्या आपको देखने को मिलेगा, समझिए इस बात को। आपने कभी है ना अमेजोन से शॉपिंग करी है? करी होगी। तो अमेजोन से जब शॉपिंग करते हैं ना तो वहाँ एक टूल दिया जाता है आपको फिल्टर के नाम से, और उस फिल्टर टूल का मतलब ये है कि सपोज आप कोई फोन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपसे फिल्टर में पूछा जाएगा कि कौन से ब्रांड का खरीदना है, तो आप ब्रांड सेलेक्ट कर लो, कौन से कलर का फोन लेना है कलर सेलेक्ट करो, कौन सी कितनी रेंज का फोन लेना है, तो आपने सेलेक्ट किया 10 से 20 हज़ार रुपये का, तो वो रेंज सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से ना पूरी एक फिल्टर लगा सकते हैं, और फाइनली फिर आपके सामने वही फोन दिखाए जाएंगे जो आपने फिल्टर लगाया है। वरना पहले जब आप फोन देख रहे थे बिना फिल्टर के तो सारा मतलब हर एक फोन दिखा रहा था आपको, 8-9 हज़ार वाला भी दिखा रहा था, और एप्पल के 70-80 हज़ार 90 हज़ार वाले 1 लाख रुपए वाले फोन भी दिखा रहे हैं, सैमसंग के 1.5 सवा लाख रुपए वाला भी दिखा रहा है।
होता है ना ऐसा। तो हम वहाँ फिल्टर जैसे लगाते हैं, फिल्टर करने के बाद जो सेलेक्टेड डेटा हमारे सामने आता है, तो कुछ उसी तरीके से समझ लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। समझ में आ गई बात? देखो, एक तरीके से आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो कि डाटा को फिल्टर करके, डाटा को या डेटा को फिल्टर करके फैच करने की तकनीक को, या फैच करने को क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से बोल दिया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी। तो इसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो एक मेन टूल हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कई सारे रूल्स बने हुए हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ। इसके अंदर कई सारे रूल्स दिए हुए हैं और उन रूल्स के नाम भी होते हैं। जैसे सपोज दैट एक रूल का नाम है हाईलाइट सेल्स रूल। एक रूल का नाम होता है हाईलाइट हाईलाइट सेल्स रूल। ठीक है, और इसमें ना कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे ग्रेटर देन की कंडीशन, लेस देन की कंडीशन, है ना, बिटवीन की कंडीशन, टेक्स्ट दैट कंटेन्स की कंडीशन, है ना, इक्वल टू की कंडीशन, ऐसे कंडीशंस बनी होंगी। पहले कंडीशन बता देता हूँ। सपोज दैट कि आपकी है ना कोई एक्सेल की शीट है, ठीक है, और उसमें ये कॉलम्स हैं और ये रोज यानी कि पंक्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे लिखा हुआ है। 110, 120 ये सब लिखा हुआ है ना। तो आपने पूरी की पूरी ये शीट है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि इसमें 50 से बड़े हुए जो नंबर हैं, यानी 50 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट होकर आ जाएं। क्यों? देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी शीट बनी होती है ना। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का डाटा भी एक्सेल में मेंटेन किया जा रहा है। अधिकारी या ऑफिसर आता है आपके पास और कहता है कि यार ये जल्दी से फाइल देखो एक्सेल की, और इसमें जितने भी सेल्स है ना उनमें फटाफट जल्दी से ये काउंट करके बताना कि 50 से बड़ी संख्याएं कितनी जगह लिखी हुई हैं। तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे पेन से लेके या उंगली से देखोगे कि 50 से बड़ी संख्या देखो यहाँ लिखी है, इतनी हो गई, ऐसे थोड़ी। फटाफट आप क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल लगा देंगे। ये जैसे ही सेल रूल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुलेगी। ऊपर है ना, यहाँ पर जो भी कंडीशन आप लगाना चाहें वो लिखा आ जाएगा। जैसे कि ग्रेटर देन की कंडीशन है तो ग्रेटर देन लिखा आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि नंबर बताओ, आपने लिख दिया 50, और कलर पूछेगा आपसे, तो कलर मान लो आपने बता दिया रेड कलर। और जैसे ही आप ओके करेंगे या एंटर करेंगे, तुरंत 50 से बड़ी जितनी भी संख्या लिखी हुई है उनके ऊपर एक हाईलाइटेड कलर आ जाएगा, रेड कलर, यानी हल्का हल्का रेड कलर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जितने भी सेल्स हैं जिनमें 50 से बड़ी संख्या लिखी है वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर से। तो काउंट कर लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो एक ही सीक्वेंस में लिखे हैं ना नंबर, इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो वैसे ही काउंट कर लेते हैं। बट मान लो अलग अलग जगह लिखे हैं, जैसे कोई नंबर यहाँ लिखा है 50 से बड़ा, कोई यहाँ लिखा है, कोई यहाँ लिखा है, कोई अलग लिखा है, तब उस कंडीशन में ना ये रूल इफेक्टिव तरीके से काम करता है। समझ में आ गया? तो हाईलाइट सेल रूल एक रूल है जिसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे ग्रेटर देन की कंडीशन, लेस देन की कंडीशन, बिटवीन की कंडीशन। ये भी तो हो सकता है कि आपसे कोई पूछे कि जल्दी से बताना 50 और 100 के बीच में कितनी संख्या लिखी हुई है, कितनी जगह लिखी है, काउंट करके बताओ। तो बिटवीन की कंडीशन, इक्वल टू की कंडीशन, टेक्स्ट दैट कंटेंट की। सपोज दैट कि यहाँ नंबर की जगह टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कोई पूछ रहा है कि बताना कि यहाँ पर पूरी शीट में यतेंद्र शब्द कितनी बार लिखा है, जल्दी से हाईलाइट करके दिखा दो। तो इस तरीके के रूल्स है ना आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है ना वो आप डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। सिंपल सिंपल तरीके से आराम से पेशेंस के साथ है ना हम आगे बढ़ रहे हैं।